नमस्कार, फाइनल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंह। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। सीएम गहलोत का श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ दौरा। प्रदेश प्रभारी रंधावा ने की राजस्थान में चल रही स्वास्थ्य योजनाओं की तारीफ। सीएम गहलोत ने कहा, राजस्थान को नंबर 1 बनाना हमारा सपना। भारतीय ओलंपिक संघ ने 7 सदस्यीय बनाई कमेटी। यौन शोषण के आरोप की करेगी जांच। ब्रजभूषण शरण ने सरकार को भेजा जवाब। एसओजी एएसपी दिव्या मित्तल को कोर्ट में किया गया पेश। 3 फरवरी तक न्यायिक अभिरक्षा में भेजा। तलाशी में मिले इलेक्ट्रिक गैजेट्स की भी होगी जांच। फरार कांस्टेबल की तलाश जारी। झुंझुनू के उदयपुर वाटी में सीकर एसीबी की बड़ी कार्रवाई। उदयपुर वाटी प्रधान माया गुर्जर समेत 3 को पकड़ा। 50,000 की रिश्वत लेते किया गिरफ्तार। मंत्री राजेंद्र गुड़ा ने प्रधान को बताया निर्दोष। और राजस्थान की सबसे बड़ी आवाज बना फर्स्ट इंडिया न्यूज। दर्शकों ने चैनल को बनाया नंबर 1। टीआरपी में सिरमौर बनने पर चैनल हेड डॉक्टर जगदीश चंद्र ने दर्शकों का जताया आभार। सीकर में जिले के प्रभारी मंत्री शकुंतला रावत ने जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली और कहा कि फ्लैगशिप योजनाओं का लाभ गांव के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक पहुंचाएं। उन्होंने जिला स्तरीय अधिकारियों को कई अहम निर्देश दिए हैं। कहा है कि बजट घोषणाओं के अधूरे चल रहे कामों को गति दें और तय वक्त पर कामों को पूरा कराएं। अभी तक शुरू नहीं हुए कार्यों को प्रभावी रूप से कार्यों की मॉनिटरिंग करें। जो कुछ जिसमें जो कोई कमी है तो वो टेक्निकल जो चाहे जैसे आरओबी में है तो वो रेलवे विभाग, भारत सरकार और राजस्थान सरकार के आपस के टेक्निकल कोई कमी है, उसी में वो ही काम ज्यादा पेंडिंग है। बाकी ऐसा कोई बड़ा काम जो होता है तो उसका क्या है, पहले डीपीआर बनती है, फिर स्ट्रक्चर और कई तरह की अनुमतियां लेनी होती हैं। तो आपके सीकर जिले में बहुत जो बड़े बड़े काम हुए हैं। आज जैसे हमने मेडिकल कॉलेज का अवलोकन किया, तो जो भी पीएससी सीएससी का कल कांसडी भी मैंने जैसे दौरा किया, वहां पर वो बिल्डिंग भी लगभग बन के तैयार हो गई है। तो इस तरीके से जो काम को जो गति देने का काम है वो सभी तरफ, अधिकतर सड़कें भी यहाँ पर बन गई हैं और सीएससी का काम और पीएससी का, बड़े अस्पताल का जो क्रमोन्नत हुए हैं, चाहे ग्राम पंचायत भवन बनाने का जो है, आपने देखा कि अभी जो बनी है अपनी 30-33 के लगभग, तो वो भी सारी नई जो ग्राम पंचायत है पूरे जिले की, उनका काम भी कम्प्लीटली हो चुका है। और वहीं बाड़मेर जिले के प्रभारी मंत्री सुखराम विश्नोई शुक्रवार को बालोतरा दौरे पर रहे। विश्नोई ने पंचायत समिति सभागार में जन सुनवाई भी की और आमजन के परिवाद भी सुने। जन सुनवाई में राजस्व से जुड़े प्रकरण, सरकारी भूमि पर अतिक्रमण और पेयजल समस्या के मुद्दे ज्यादा रहे। मंत्री ने फरियाद को सुनकर संबंधित अधिकारियों को जल्द समाधान के निर्देश भी दिए। संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत 25 से 29 जनवरी तक जयपुर प्रवास पर रहेंगे। भागवत 26 जनवरी को केशव विद्यापीठ जामडोली विद्यालय के गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। 27 जनवरी को वो जयपुर प्रांत के विभाग स्तर के संघ कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे। 28 और 29 जनवरी को भी संघ के विभिन्न स्तर के कार्यकर्ताओं की बैठकों में शामिल होंगे। इस दौरान संघ के शताब्दी वर्ष की तैयारियों पर चर्चा भी वो करेंगे। खबर उदयपुर से है, जहां केंद्र सरकार की ओर से आयोजित हो रहे रोजगार मेला और रोजगार मेले में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल। इस दौरान मंत्री ने केंद्र सरकार द्वारा युवाओं को दी जा रही नौकरियों के नियुक्ति पत्र बांटे और राज्य सरकार पर जमकर निशाना भी साधा और साफ किया कि प्रदेश सरकार खेमों में बटी हुई है, जिसका खामियाजा प्रदेश की जनता को उठाना पड़ रहा है। कोविड का काल और कोविड के काल के बाद पूरे संसार में भारत की तुलना हो रही है। संसार की सारी एजेंसियां, चाहे आईएमएफ हो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो, यूएन हो, कि भारत ने कोविड को भी ढंग से मैनेज किया
और भारत ने इकोनॉमी के सेक्टर में भी तेजी से अवसर बढ़ाए। रोजगार के अवसर हों चाहे स्वरोजगार के अवसर हों, वो भारत में तेजी से। अमरावती सांसद नवनीत राणा 2 दिवसीय दौरे पर जोधपुर पहुंची। विदेश मंत्रालय संसदीय समिति की बैठक में शिरकत करने वो जोधपुर पहुंची। नवनीत राणा का जोधपुर पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से स्वागत किया गया। इस दौरान एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए नवनीत राणा ने कहा कि राजस्थान में भी हनुमान चालीसा के पाठ की जरूरत है और समय आने पर यह भी हनुमान चालीसा का पाठ यहां भी किया जाएगा। जन अभाव अभियोग निराकरण समिति अध्यक्ष पुखराज पाराशर जालोर के हाडेचा पहुंचे। हाडेचा में कीर्ति स्तंभ अंजन शलाका प्रतिष्ठा महोत्सव धार्मिक कार्यक्रम में पहुंचकर उद्योगपति बाबूलाल भंसाली से उन्होंने मुलाकात की और वहीं कई बीघा जमीन पर लगे सेटअप का अवलोकन भी किया। महत्वपूर्ण पेयजल प्रोजेक्ट ER प्रोजेक्ट का जायजा लिया। वहीं जन अभाव अभियोग निराकरण समिति अध्यक्ष पुखराज पाराशर से खास बातचीत भी की गई है। देखिए, ये बात सही है कि थोड़ा सा बिनमाल को पानी मिलने में जितनी हमने तारीखें दी थी उसमें थोड़ा सा टेक्निकल कारण से थोड़ा सा डिले हुआ है और मैं समझता हूँ कि अब जल्दी से जल्दी, अब डेट तो हम आज की तारीख में तय नहीं कर पाएंगे, लेकिन जल्दी से जल्दी बिनमाल को पानी मिलेगा। ये हम आज मौका मुआयना कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि जल्दी से जल्दी इस महीने के एंड में या फरवरी के फर्स्ट वीक में बिनमाल को पानी आवश्यक। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में 18 से 22 जनवरी 2023 तक आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन व्यापार मेला फितूर 2023 में आज राजस्थान पवेलियन में आरटीडीसी द्वारा चलाई जा रही शाही रेलगाड़ी पैलेस ऑन व्हील्स की मार्केटिंग एवं ब्रांडिंग को लेकर विशेष सत्र आयोजित हुआ, जिसमें भारतीय दूतावास के राजदूत दिनेश पटनायक मुख्य अतिथि रहे और कार्यक्रम की अध्यक्षता राजस्थान पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ ने की। राठौड़ ने कहा, शाही रेलगाड़ी पैलेस ऑन व्हील्स को फिर से चलाना सबसे बड़ी चुनौती है। पूरी दुनिया में 10 इस तरह की लग्जरी ट्रेन है, बाकी 9 ट्रेन अभी तक बंद पड़ी है। पूरे विश्व में 10 लग्जरी ट्रेनों में 9 नहीं चली अभी तक। पैलेस ऑन व्हील्स का दोबारा संचालन हमारे लिए गर्व की बात है। इस दौरान निगम अध्यक्ष राठौड़ ने अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन व्यापार मेला में भाग ले रहे सभी प्रतिभागियों को एक बार पैलेस ऑन व्हील्स के सफर करने का आग्रह भी किया। और देखिए, जैसलमेर में स्टील ग्रेड लाइमस्टोन के अथाह भंडार मौजूद हैं और देश भर में कुछ एक जगहों पर ही लाइमस्टोन का खनन होता है, लेकिन बेस्ट क्वालिटी का लाइमस्टोन जैसलमेर में ही निकलता है। हालांकि कुछ स्टील कंपनियां चाइना से भी लाइमस्टोन मंगवा रही हैं, लेकिन क्वालिटी कमजोर है। रिपोर्ट देखिए। RSMM को 3 अन्य नए ब्लॉक आवंटित किए गए हैं। ये ब्लॉक कुयाला, उंडोई 1 और उंडोई 2 है। 2 साल बाद यहाँ से खनन शुरू हो जाएगा। इन तीनों ब्लॉक में आगामी 20 साल में 12 से 15 करोड़ टन स्टील ग्रेड लाइम स्टोन का खनन होगा। इस दौरान सरकार को रॉयल्टी और वेट के रूप में 2000 करोड़ की आय होगी। वहीं RSMM को करीब 7000 करोड़ और सर्वाधिक आय रेलवे को 40,000 करोड़ रुपए के करीब होगी। उससे पहले सोनू और जोगा में RSMM को 1987 में 2 ब्लॉक आवंटित किए गए थे। करीब 35 सालों में इन 2 ब्लॉक से 7 से 8 करोड़ टन लाइमस्टोन का खनन हुआ। अब इन दोनों ब्लॉक में स्टील ग्रेड लाइमस्टोन खत्म होने वाला है। आगामी 2 साल तक ही खनन होगा और उसके बाद सीमेंट फैक्ट्रियों को ये ब्लॉक आवंटित कर दिए जाएंगे। बता दें कि जैसलमेर में निकलने वाला स्टील ग्रेड लाइमस्टोन देश की बड़ी बड़ी स्टील कंपनियों को सप्लाई किया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के भिलाई, बोकारो, राउरकेला, दुर्गापुर और इसको प्लांट में लाइमस्टोन भेजा जाता है। इनके अलावा टाटा स्टील के जमशेदपुर प्लांट में भी सप्लाई किया जाता है। स्टील कंपनियों के अलावा कोल बेस्ड पावर कंपनियां भी जैसलमेर के स्टील ग्रेड लाइमस्टोन की डिमांड कर रही हैं। वर्तमान में HPCL के भटिंडा और JSW के बाड़मेर प्लॉट में लाइमस्टोन भेजा जा रहा है। जैसलमेर के बेस्ट क्वालिटी के लाइमस्टोन को लेकर कई पावर कंपनियां भी आगे आ रही हैं। कोल बेस्ड पावर कंपनियों ने अब स्टील ग्रेड लाइमस्टोन का उपयोग करना शुरू कर दिया है,
जिसके तहत अब तक की सबसे बड़ी डिमांड एनटीपीसी की तरफ से आई है। एग्रीमेंट की कार्रवाई चल रही है और एनटीपीसी ने करीब 50 लाख टन प्रति माह डिमांड रखी है। सीमेंट कंपनियों को भी आवंटित हो चुके हैं ब्लॉक। जैसलमेर में 2 बड़ी सीमेंट कंपनियों को भी लाइमस्टोन के ब्लॉक आवंटित किए गए हैं। वंडर और जेके सीमेंट को ब्लॉक दिए जा चुके हैं और 2 अन्य कंपनियों को आवंटन करने की प्रक्रिया चल रही है। आरएसएमएम को 3 ब्लॉक आवंटित हो चुके हैं और 4 और ब्लॉक आवंटित करने की तैयारी चल रही है। वर्तमान में सोनू में चल रहे ब्लॉक में 10 मीटर गहराई तक खनन हो चुका है। इस लाइमस्टोन की कीमत सिर्फ 600 रुपए प्रति टन है। कंपनियों को 160 रुपए प्रति टन रॉयल्टी और वैट चुकाना पड़ता है। कंपनियों को सर्वाधिक महंगा मालगाड़ी भाड़ा पड़ता है, जो कि करीब 3,300 रुपए प्रति टन है। स्टील ग्रेड लाइमस्टोन प्रति टन 4,200 रुपए से ज्यादा पड़ता है। पीले पत्थरों के लिए विख्यात जैसलमेर की धरती सफेद सोने के रूप में लाइमस्टोन उगल रही है। वर्तमान में 2 खदानों से लाइमस्टोन का खनन हो रहा है और इससे राज्य सरकार को सालाना 140 करोड़ और रेलवे को 800 करोड़ की कमाई हो रही है। ऐसे में लाइमस्टोन के 3 ब्लॉक और आवंटित हुए हैं। उसके बाद से आगामी 20 साल में 12 से 15 करोड़ टन स्टील ग्रेड लाइमस्टोन का अब खनन होगा। इस दौरान सरकार को रॉयल्टी और वेट के रूप में 2000 करोड़ की आय हो सकेगी। इससे पहले जैसलमेर में 2 खदानें संचालित हो रही है और अब आरएसएमएम 3 और आवंटित खदानें होने से आगामी कई दशकों तक स्टील कंपनियों को जैसलमेर से लाइमस्टोन मिलता रहेगा। इतना ही नहीं, स्टील कंपनियों के लिए इस ग्रेड का लाइमस्टोन कहीं पर भी उपलब्ध नहीं हो रहा है। वे इसी लाइमस्टोन की वजह से करोड़ों की कमाई हो रही है। वहीं दूसरी तरफ लाइमस्टोन के अथाह भंडार से जैसलमेर में सीमेंट फैक्ट्री लगाने की अब इच्छा जाहिर हो गई है। 2 कंपनियों ने तो हाल ही में राज्य सरकार के साथ जैसलमेर में फैक्ट्री लगाने का MOU भी कर लिया है। ऐसे में जिले का लाइमस्टोन देश भर की स्टील कंपनियों के साथ सीमेंट कंपनी के लिए भी वरदान साबित हो रहा है। सहयोगी तन्मय बिस्रा के साथ सूर्यवीर सिंह तंवर, फर्स्ट इंडिया, जैसलमेर। थाई स्माइल एयरलाइन ने बैंकॉक के लिए नई फ्लाइट शुरू की है। आज खासाकोठी स्थित एक होटल में फ्लाइट का लॉन्चिंग कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन टूरिज्म अथॉरिटी ऑफ थाईलैंड और थाई स्माइल एयरलाइन द्वारा किया गया। कार्यक्रम में थाई स्माइल एयरलाइन के इंटरनेशनल एजेंसी सेल्स मैनेजर सरवूथ वोंग सोमनक भी मौजूद रहे। थाई स्माइल की ये फ्लाइट आधिकारिक रूप से 6 जनवरी से शुरू हो चुकी है। ये फ्लाइट रोज रात 1:15 पर बैंकॉक से जयपुर पहुंचती है और जयपुर से रात 2:15 पर वापस बैंकॉक के लिए रवाना होती है। Of course, it's a great opportunity to launch this flight by Thai Smile direct from Jaipur to Bangkok now. Okay, because it's made it much more convenient for people in Jaipur as well as in Rajasthan to connect with Thailand. Because I think here, many people from Jaipur, both tourists and many traders that go to Thailand. So now it will make the 2 countries and the people much more closer and more convenient to travel. Yes. जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमने 5 जनवरी को जो नई फ़्लाइट लॉन्च की है जयपुर से थाईलैंड के लिए, राजस्थान के लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी फ़्लाइट कमिंग अप है जिससे कि आप डायरेक्टली थाईलैंड पहुंच सकते हैं। और ये एक फुल बोर्ड एयरलाइन है जिसमें कि आपको खाना, लगेज के साथ साथ पूरी सीट के साथ आपको पूरा लगेज भी अवेलेबल मिलेगा। पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा 2 दिवसीय भरतपुर दौरे पर रहे, जहां उन्होंने वैर में पंचायत समिति में जन सुनवाई की। तो वहीं जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक भी ली और सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा की। अधिकारियों को योजनाओं के साथ बजट घोषणाओं को लेकर भी दिशा निर्देश दिए। कार्यकर्ताओं के साथ हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को लेकर भी चर्चा की। सरकार अच्छा काम कर रही है, उसकी बात हो, अच्छी बात है। सरकार की कोई कमियां हो तो उसकी चर्चा आप करें तो उसको हम ठीक करें। अब पॉलिटिकल क्या है क्या नहीं है उस बारे में इस बारे में मैं कोई कमेंट्स नहीं करना चाहता। मुझे जो जिम्मेदारी मिली है यहाँ भरतपुर की प्रभारी होने के नाते वो काम मैं प्राथमिकता से करूँ।
और वहीं बूंदी में आज इंस्पायर अवार्ड जिला स्तरीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस एक दिवसीय इंस्पायर अवार्ड जिला स्तरीय प्रदर्शनी में बूंदी जिले के 161 विद्यालयों के 61 छात्र छात्राओं ने अपने अपने मॉडल प्रस्तुत किए, जिन्होंने मॉडल कैसे बनाए, किस प्रकार तैयार की है, इसको लेकर शिक्षा विभाग से आए अधिकारी और अतिथियों को अवगत भी करवाया। और इस दौरान छात्र छात्राओं द्वारा साइकिल की स्पीड से चलने वाली लाइट का मॉडल प्रस्तुत किया गया। तो खेत में आने वाले जंगली जानवरों को और अन्य जानवरों को कैसे भगाया जाए और उसकी सूचना कैसे किसान को लगे और वो रिमोट से कैसे काम करता है, इसका भी मॉडल प्रस्तुत किया गया। इंस्पायर अवार्ड के लिए छात्र छात्राओं का कमेटी चयन करेगी। प्रत्येक विद्यार्थियों को मॉडल बनाने के लिए 1 लाख रुपए की राशि विद्यार्थियों को प्रदान की गई। आज जिला स्तरीय इंस्पायर अवार्ड मॉडल प्रदर्शनी का आयोजन था राजकीय माध्यमिक विद्यालय बूंदी में और लगभग 161 बच्चों का चयन हुआ था, जिन्हें विभाग के द्वारा 10,000 रुपये पुरस्कार के रूप में दिए गए थे और उन्हें यहाँ मॉडल बना के और जिला स्तरीय प्रदर्शनी में आना था। 161 में से आज यहाँ 61 बच्चों ने भाग लिया है। विभिन्न विद्यालयों से 61 बच्चों ने भाग लिया है और इनमें से 5% के लगभग जो बच्चे हैं वो उनका चयन होगा, वो राज्य स्तर पे भाग लेंगे। मैं यहाँ इंस्पायर अवार्ड की जिला स्तर पर आया हूँ। मैं अपने प्रोजेक्ट को लेके आया हूँ। इसमें ये सिस्टम है, जब भी कोई चोरी करेगा लाइट की तो ये आगे सूचना पहुँचा देगा ट्रांसफार्मर के पास और इससे वो वहाँ पर आके उसको पकड़ लेंगे और इससे अपने लाइट की बचत होगी। मेरे मॉडल का नाम वाहन चालकों के लिए ब्लूटूथ प्रणाली आपातकालीन कॉल स्वीकृति व पंखा हेलमेट है। इसे हम स्मार्ट हेलमेट भी बोल सकते हैं। कई बार हम देखते हैं कि लोग ड्राइविंग करते समय अगर उनको किसी का कॉल आ जाए तो वो उसे स्वीकार नहीं कर सकते और अगर वो उसे स्वीकार करते हैं तो उनके साथ दुर्घटना भी हो सकती है। और कई बार हम हेलमेट लगाते हुए गर्मी लगती है, इसलिए इस समस्या का समाधान करने के लिए इसमें फैन और ब्लूटूथ सिस्टम लगाया गया है, जिससे कि अगर किसी का कॉल आ जाए ड्राइविंग करते समय तो हेलमेट में लगे बटन से ही उसे स्वीकार किया जा सकता है। आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत के प्रयासों से करीब 32 सालों बाद जोधपुर के बरकतुल्लाह खान स्टेडियम में राजस्थान और छत्तीसगढ़ के रणजी मुकाबले हुए, जिसमें राजस्थान ने 167 रनों से छत्तीसगढ़ को हरा दिया। 4 दिवसीय मुकाबले में राजस्थान ने चौथी पारी में बैटिंग करते हुए 430 रनों का लक्ष्य रखा, जिसके जवाब में छत्तीसगढ़ की पूरी टीम 262 रनों पर ऑल आउट हो गई। मैच ऑब्जर्वर विमल शर्मा ने बरकतुल्लाह खान स्टेडियम को अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरा बताते हुए कहा कि आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत के लगातार प्रयासों से 32 वर्षों बाद जोधपुर में रणजी मैच का सफल आयोजन हुआ। उन्होंने बताया कि पूरे 4 दिन चले इस मैच में पिच, बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों के लिए मददगार साबित हुई। सबसे पहले तो मैं राजस्थान क्रिकेट संघ के हमारे अध्यक्ष आदरणीय वैभव जी गहलोत, हमारे पैटर्न डॉक्टर सीपी जोशी साहब के बिहाव पे जोधपुर ज़िले के वासियों को बधाई देना चाहूँगा कि 32 साल बाद जो रणजी मैच हुआ उसमें राजस्थान की टीम विजय रही है, उसको लेकर मैं पूरे जोधपुर वासियों को बधाई दूंगा उनके बिहाव पर। दूसरा, जिस तरह से वैभव जी के नेतृत्व में पिछले 3 साल से राजस्थान में क्रिकेट को बढ़ावा दिया जा रहा है, जगह जगह स्टेडियम निर्माण किए जा रहे हैं और राजस्थान सरकार ने जिस तरह से जोधपुर का इस बरकतुल्लाह खान स्टेडियम का रिनोवेशन करवाने के बाद में आरसीए को सौंपा है, उसके बाद में जिस तरह की क्रिकेट यहाँ चल रही है, निश्चित रूप से मारवाड़ के लिए, राजस्थान के लिए बहुत अच्छी क्रिकेट आने वाले समय में होने वाली है। मैं सबसे पहले तो हमारे माननीय आरसीए अध्यक्ष महोदय वैभव गहलोत जी का, सीपी जोशी जी का और प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने प्रयास से बरकतुल्लाह खान स्टेडियम का जिस तरह से जीर्णोद्धार हुआ, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह ख्याति पाई है और सूर्य नगरी जोधपुर की जनता की मंशा रही है कि विभिन्न क्रिकेट आयोजन जोधपुर में हो, उसको ध्यान में रखते वैभव गहलोत जी ने सूर्य नगरी जोधपुर के वासिंदों का ख्याल रखा। के बाद स्वागत है आप सभी का। भीलवाड़ा की मांडलगढ़ पंचायत समिति के प्रधान सतीश जोशी की कुर्सी पर संकट मंडराने लगा है। पंचायत समिति मांडलगढ़ के कुल 23 में से 19 सदस्यों ने प्रधान जोशी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए जिला परिषद सीईओ को अविश्वास प्रस्ताव के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया है। उधर जिला परिषद सीईओ शिल्पा सिंह का कहना है कि इस मामले में अविश्वास प्रस्ताव के लिए प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है और जल्द ही इसकी जांच करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
प्रदेश सरकार के पिछले बजट में की गई घोषणा के तहत सिरोही जिले में नया साइबर क्राइम पुलिस थाना खोलने की घोषणा पूरी हो गई है। जिले के प्रभारी मंत्री महेंद्र चौधरी ने समारोह पूर्वक इस नवसृजित थाने का फीता काटकर विधिवत उद्घाटन किया। इस अवसर पर समारोह को संबोधित करते हुए मंत्री महेंद्र चौधरी ने कहा, आजकल साइबर क्राइम की घटनाओं में तेजी से इजाफा हो रहा है। लोग इंटरनेट के माध्यम से ठगी कर रहे हैं। ऐसे में प्रदेश सरकार ने आमजन को राहत देने के लिए साइबर पुलिस थाने शुरू करने का निर्णय लिया और सिरोही जैसे छोटे जिले में भी साइबर थाना स्थापित कर जिले वासियों को बड़ी सौगात दी है। स्थानीय विधायक संयम लोढ़ा ने कहा कि साइबर थाना खुलने से जिले वासियों को त्वरित न्याय मिलेगा। बजट के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो एक सिरोही जिले को साइबर थाने का एक जो तोहफा दिया और उसकी क्रियान्विति हुई है, आज इसका शुभारंभ हुआ है। इसमें मैंने अभी एसपी साहब ने बताया कि पूरा स्टाफ भी लग गया है, भवन भी इसके अंदर मिल गया है और अब जमीन भी जो है आवंटित होकर पैसा भी आ गया है। तो ये नया भवन बनने में तो अभी 1.5 साल लगेगा, लेकिन एक बार यहाँ पर जो है ये इसका फायदा जनता को मिलेगा और ये आज से इसका शुभारंभ हो गया है। और वही चौमू शहर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भाजपा प्रवक्ता रामलाल शर्मा की अगुवाई में किसानों की मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। किसानों की मांगों को लेकर रामलाल शर्मा के नेतृत्व में एसडीएम प्रियव्रत सिंह चारण को ज्ञापन सौंपा गया। रामलाल शर्मा ने कहा कि जहां 60% फसल खराब हुई है, वहां ईमानदारी से 60% फसल खराबे की रिपोर्ट बनाए और इसके साथ ही अघोषित बिजली कटौती भी बंद करने की मांग की है। रामलाल शर्मा ने मांग की है कि फसल खराबे की गिरदावरी कराकर किसानों को तत्काल मुआवजा दिया जाए और बिजली के बिल माफ करने की भी मांग की है। जब तक गिरदावरी नहीं हो, किसानों को मुआवजा नहीं मिले, तब तक बिलों को स्थगित करो और कम से कम बिना ब्याज के किसानों को ग्राम विकास सहकारी समिति के माध्यम से 2-2 लाख रुपए ऋण उपलब्ध कराएं, ताकि किसान जो उधार का पैसा मार्केट से उठाकर बड़े ब्याज के अंदर उठाकर साहूकार से उठाकर जो खाद लेके आया है, बीज लेके आया है और वो अब उसकी जमीन नीलाम होने की स्थिति में आ गई। इन तमाम बातों का ज्ञापन हमने आज एसडीएम के माध्यम से सरकार को भेजा है। जयपुर के होटल हिल्टन में आज प्रदेश की 100 टॉप स्कूलों का सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। जीएसएलसी ग्लोबल स्कूल लीडर्स कंसोर्टियम की ओर से यह आयोजन किया गया। भारत 24 के सीईओ और एडिटर इन चीफ फर्स्ट इंडिया के चैनल हेड डॉक्टर जगदीश चंद्र ने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। वहीं भारत 24 के उत्तर प्रदेश कंसल्टिंग एडिटर शिशिर अवस्थी ने दर्शकों के साथ विचार साझा किए। कार्यक्रम में 100 से अधिक स्कूलों के प्रिंसिपल ने भाग लिया। जीएसएलसी की ओर से शिक्षा क्षेत्र में उनके योगदान के लिए एडू आइकन और एडू इंस्पायर जैसे पुरस्कार भी वितरित किए गए। कार्यक्रम में समर्पण संस्थान और दिव्य ज्योति ब्लाइंड गर्ल्स स्कूल जैसे स्कूलों को भी आमंत्रित किया गया था, जो विशेष बच्चों की बेहतरी के लिए सराहनीय कार्य कर रहे हैं, जिसके लिए पूरे राजस्थान के स्कूलों ने अपना योगदान दिया है। जीएसएलसी ग्रुप के निदेशक सनी लालवानी और पंकज शर्मा ने बताया कि वो इस तरह के आयोजन करते रहेंगे ताकि सभी प्रतिष्ठित शिक्षक एक छत के नीचे आ सकें और उन मुद्दों पर चर्चा कर सकें जो 21वीं सदी के सीखने के माहौल के लिए बेहद अहम है। जीएसएलसी निकट भविष्य में एक स्कूल लिस्टिंग प्लेटफॉर्म और डिजिटल पत्रिका भी लॉन्च कर रहा है। So it's a platform. You can start from any state, which is a little bit less friendly to private educational institutions. It's a good idea, and I appreciate the spirit and the number of people who have come here to attend. Because these days, your television and entertainment programs have put your life out of order. Out of here. People are confined to and now more automobile. It is very difficult to gather even 100 people crowd in such a positive function or in such a constructive gathering. I appreciate and also thanks to all people who have come. As far as First India is concerned, I would like to assure you that we stand by you. Will raise all such issues which concern global teachers, leaders, not only in Rajasthan, but we have recently launched a national news channel that is Bharat 24.
So we are always with you, Bakshi ji and Lalwani ji and Pankaj ji and others, as a partner. So we will always stand by you, and if you raise, we flash across the nation at the all India level, and we'll be happy if with a little bit of our contribution, something you gain, some issues are sorted out. So this is all nice to meet all of you, to attend a different kind of function, because normally as a news channel, we are surrounded by political people, political functions, launches. It is a very rare visibility where you are talking education in a constructive manner. So, best of luck from my side and from my company. All the best. Thank you. आज का ये प्रोग्राम जो हमने किया है, ये एक प्रयास है हमारे तरफ से छोटा सा, उन सम्मानित शिक्षाविदों को सम्मानित करने का जो उन्होंने काम किया है कोविड के दौरान, उससे पहले, और वो जो पिछले काफ़ी टाइम से जो करते आ रहे हैं एजुकेशन के अंदर, उसके लिए ये हमारा एक प्रयास है उनको सम्मानित करने का। इस कार्यक्रम के अंदर तकरीबन टॉप 50 एडू आइकन्स पूरे राजस्थान भर से यहाँ पे जमा हुए हैं। इसमें जो शहर हमने कवर किए हैं वो जयपुर, गंगानगर, उदयपुर, कोटा, बांसवाड़ा, सभी जगह के एडुकेटर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। पिछले 15 सालों से नेक्स्ट एजुकेशन का हमेशा से यही कर्तव्य रहा है कि हम एक अफोर्डेबल सॉल्यूशंस बच्चों के लिए, टीचर्स के लिए क्रिएट करें, उनके स्कूल्स में इम्प्लीमेंट करें ताकि टीचर्स और बच्चों को फ़ायदा हो। बिकॉज हमें ये समझ आता है कि एज टीचर्स, राइट, एक टीचर की जो डिलीवरी होती है क्लास में वो बहुत ही स्टैंडर्ड डिलीवरी होती है। बिकॉज एक 40 मिनट्स के आप लेक्चर में टीचर्स के साथ ज़्यादा इनोवेट नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। अब बच्चे भी अलग टाइप के होते हैं, कई स्लो लर्नर्स होते हैं, कई फास्ट लर्नर्स होते हैं, तो वो पेस नहीं मैच हो पाता टीचर्स से। बट जो हमारे सोल्यूशंस है, इट एक्चुअली इंटीग्रेट्स टेक्नोलॉजी विद एजुकेशन, एंड विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी टीचर्स एक कस्टमाइज्ड लेसन प्लान क्रिएट कर सकते हैं बच्चों के लिए ताकि बच्चों को फ़ायदा हो। मैं जो GSLC है उनके द्वारा किए गए प्रयासों की पूरी सराहना करता हूं, न केवल इसलिए कि मुझे आज ये ऑनर मिला है, परंतु उन्होंने इतने सारे प्रिंसिपल्स को, डायरेक्टर्स को एक मंच पर ले आए हैं। और आज के ज़माने में 21वीं सदी है, कोलैबोरेशन का समय है, सभी के साथ मिलकर चलने का समय है, हम एक दूसरे से सीखते हैं और इस तरह का प्लेटफॉर्म मिलना बहुत ज़रूरी है। राजस्थान एजुकेशन के मामले में बहुत आगे जाना है और पंकज जी की ये ऑर्गेनाइजेशन पिछले 3 साल से बहुत अच्छा कार्य कर रही है इस क्षेत्र में। और आज मैं जैसे मैंने कहा कि मेरा सौभाग्य है कि मैं यहाँ आया। आज का ये जो GSLC ने ये जो प्रोग्राम किया है, ये निश्चित रूप से हमारे देश की प्रगति में सहायक है, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हमारे देश के प्रतिष्ठित स्कूलों के प्रतिष्ठित प्रिंसिपल्स, लीडर्स, डायरेक्टर्स एक ही जगह पे सम्मिलित हुए हैं। और हम बहुत खुश हैं कि इस प्रयत्न में हमारे साथ हर बड़ा स्कूल, चाहे वो जयश्री पेरीवाल, सीडलिंग, माहेश्वरी स्कूल, भवानी सिंह, MGD, 20 जिलों के स्कूल, जयपुर, कोटा, जोधपुर, हर जगह से शिक्षक यहाँ पे आके हमारा हौसला उन्होंने और ऊंचा किया है और हमें ये इंकरेजमेंट दिया है कि हम इस तरीके के कार्यक्रम और कर सकें।